कल टॉपिक अपना चल रहा था हाइपर कंजुगेशन, द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 4 इफेक्ट्स की अपन बात कर रहे थे। पहली बात करी थी अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट, जो 2 प्रकार का होता है, +I एंड -I। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो भी 2 प्रकार का है, +E और -E। और तीसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, +R और -R। चौथी अपन ने बात करी थी हाइपर कंजुगेशन। ठीक, तो हाइपर कंजुगेशन कौन शो करता है? तो जो उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास या तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा या अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। और कितने हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो डिपेंड करेगा उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा उसके पास हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स। तो लास्ट हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर तक बात हो गई थी। अगला लिखो एक पॉइंट, नोट करके लिखो, नोट। लिखो नोट करके, द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, द number of hyper conjugated structure, the number of hyper conjugated structure, मतलब कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो लिखो द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं पता है? मतलब या तो जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो या जिसके पास पी ऑर्बिटल है या जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो आपका कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उसके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उससे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। नोट का अगला पॉइंट लिखो, सेकेंड नोट भाई। More the number of hyper conjugated structure, more the number of hyper conjugated structure, more stable is the compound. More stable is the compound. जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही वो उसकी स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। तो मुझे बताओ, मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। CH3 प्लस, पहला CH3 प्लस, दूसरा CH2 प्लस, और चौथा CH3 प्लस। मुझे बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट वाला। कारण नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या कितने? 9। कितने हैं? ये तो अपने ग्रुप निकाल दिया है, ये किसी से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है ना आपका, ये अल्फा हो गया, ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ठीक, तो ये मेन लीड कार्बन, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 3 और 6, ये तो उसके खुद का हाइड्रोजन है, ये कभी काउंट नहीं होगा। कितने हुए? इसके पास और इसके पास 0। मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ना लाइन, उस लाइन का मतलब, लाइन में क्या लिखा अपन ने? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स या मोर द नंबर ऑफ कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, मोर द स्टेबल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितने ज्यादा उसके स्ट्रक्चर बनेंगे, और स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज्यादा इसमें बन रहा है तो ये स्टेबल, फिर ये, तो ये लिख दो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यस, आगे बढ़े। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो टॉपिक था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, वो यहां पर होता है समाप्त। ठीक साहब। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो डिटेल तो आपको पढ़ना है 12th में, 13 चैप्टर में इसका कुछ एक बेसिक दे रखा है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक तो लिखो, देखो सुनना ध्यान से। आपने इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रखी है, कौन कौन सी सुनी है अब तक इनऑर्गेनिक रिएक्शन? जैसे कि आपने सुनी होगी एडिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। कितने प्रकार की होती है डिसोसिएशन रिएक्शन? 3। कौन कौन सी? थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फिर आपने पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन विच इज कंबाइनली नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके अलावा कोई सुनी? हाँ, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, जो रेट के आधार पर पड़ी होगी। और तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन के जो टाइप्स आपने अब तक दे रखे हैं। कई बच्चों की मानसिकता होती है कि सर ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत टेढ़ी चीज़ है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, सर इसके अंदर खूब सारी रिएक्शन है, इतनी सारी रिएक्शन हम कैसे पढ़ेंगे? बट फैक्ट तो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर 4 ही प्रकार की रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में कितनी रिएक्शन है? ओनली 4 रिएक्शंस, सिर्फ 4 रिएक्शंस हैं। उनके एग्जाम्पल्स हजारों हो सकते हैं, 100 क्या एग्जाम्पल हजारों। समझनी कितनी है? 4। अगर वो 4 अच्छे से समझ में आ गई तो आपके कितने भी एग्जाम्पल्स होंगे आप खेलते खेलते कर सकते हो। पर आपने बजाय उन 4 को समझने की वो 100 एग्जाम्पल याद करने की सोची कि हम रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे, तो जिंदगी में कभी ऑर्गेनिक आपके समझ में नहीं आएगी। ये बात नोट कर लेना, आया समझ में? तो हमें सिर्फ इन 4 रिएक्शंस को समझना है। उनके एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल है वो तो जो इस रिएक्शन के बेस्ड होंगे। बाकी रिएक्शन कितने प्रकार की है? 4। तो लिखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। There are 4 types of organic reaction which are as follows. Which are as follows, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहली रिएक्शन, नाम लिखने पहले सबके चारों 4। सबसे पहली रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड आपकी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। सेकेंड आपकी है एडिशन रिएक्शन। थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
तो सिर्फ 4 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के अंदर। पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन और फोर्थ। इन 4 से 11th और 12th दोनों साल में आपको 5वीं रिएक्शन नहीं मिलेगी। 4 ही रिएक्शन पढ़नी है जो ये है। अब इनका बेसिक मैं भी आपको बताऊंगा, ऐसे तो बहुत डिटेल में पढ़ना होता है इनको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन एक रिएक्शन है, उसको बाद में समझना। व्हाट डज द एग्जैक्ट मीन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से रिलेट करता हुआ एक वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। क्या सुन रखा होगा? जानते हो क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज किया जाता है। ऑन फील्ड जो खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज बैटिंग में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूं, कौन सा? ऑन फील्ड। ध्यान से सुनना। फील्डिंग करने के लिए 11 खिलाड़ी कर रहे थे ऑपोजिट टीम के, पता है ना। अब उन 11 प्लेयर्स में से किसी भी एक प्लेयर को लग गई चोट, ठीक, तो अब जिसको चोट लगी है वो जाएगा ग्राउंड से बाहर। कहाँ जाएगा? ग्राउंड से बाहर। और बाहर जो बैठा हुआ खिलाड़ी होगा, सुनना ध्यान से, खिलाड़ी कहाँ से आ रहा है? बाहर से, और वो उस जगह पर आकर उस खिलाड़ी की जगह लेगा। मतलब उस बाहर वाले खिलाड़ी ने इस खिलाड़ी को क्या किया? सब्स्टिट्यूट, और इस खिलाड़ी को कहाँ भेज दिया? बाहर। तो बस यही एग्जैक्टली होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना ध्यान से, जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक सबस्ट्रेट लिया, और मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट ले रहा हूँ एल्किल हैलाइड। क्या लिया? एल्किल हैलाइड RX। क्या लिया मैंने? एल्किल हैलाइड। और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसी रिएजेंट के साथ। किसके साथ करा दी? एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल किसका है? और सब्स्टिट्यूशन हम 2 तरीकों से करा सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके के रिएजेंट हैं, हमने पढ़े। रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से सूचना, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं वो सब्स्टिट्यूशन कौन करा रहा है? न्यूक्लियोफाइल। कौन करा रहा है? तो यहां पर आपका क्या आएगा? NU। रिएजेंट क्या आएगा? NU माइनस। अब सुनना ध्यान से, ये तो हो गया आपका ऑन फील्ड प्लेयर। RX वाले क्या हो गए? ऑन फील्ड प्लेयर। X को लग गई चोट, रिप्लेस कौन करेगा? सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? NU। बाहर कौन जाएगा? X माइनस। तो आपके पास क्या बनेगा? RNU प्लस X माइनस प्लस X। ये कहलाती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियोफाइल को जाके क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट। तो ये वाला निकल जाएगा बाहर और ये जाकर उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। बस ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अब इतना इजी तो होगा नहीं, और इतना एग्जांपल एक की तो होगा नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा काम तो ये है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है हम इनऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शन देखते हैं, कैसे हुई उसके ऊपर हमारा कोई ज़्यादा जोर नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स की कैसे मूवमेंट हुई, सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे अटैक हुआ, प्रोडक्ट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सारी बात हम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी किसकी मदद से? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म है। कितने मैकेनिज्म है? जो क्लास 12 का चैप्टर 10th उसका एकदम नहीं कहते अपन हार्ट, उसका मेन पार्ट है। और उन मैकेनिज्म के नेम हैं SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए 2 मैकेनिज्म है। कौन कौन से? SN1 और SN2, जो आपको 12th में डिटेल में पढ़ना है। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 में किस तरीके से रिएक्शन होती है और SN2 में किस तरीके से रिएक्शन होती है। अभी तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताया सबको समझ में, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में? एक रिएजेंट आता है, सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो सबस्ट्रेट का न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा बाहर और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर वहां अंदर सेट हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक सर। दूसरी आती है आपकी एडिशन रिएक्शन। दूसरी क्या आती है? एडिशन रिएक्शन। तो अब एडिशन रिएक्शन नाम से क्लियर है, जिसमें जाकर क्या हो रहा होगा? प्रोडक्ट मतलब रिएजेंट जाकर ऐड हो रहा होगा। और हमारे यहाँ पर तो है ही 2 चीजें, क्या है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो कौन ऐड हो रहा होगा?
रिएजेंट किस में ऐड हो रहा होगा? सबस्ट्रेट में। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएजेंट जाकर सबस्ट्रेट में ऐड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने ले लिया, और याद रखना मोस्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन जनरली कौन शो करता है? जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी रिएजेंट की, और रिएजेंट तो दो ही तरीके के, या तो न्यूक्लियोफाइल या, तो आपने यहां पर ले लिया मान लो HX, क्या लिया? और HX को आपको इसके अंदर ऐड करना है, HX को इसके अंदर ऐड कराना है। रिएक्शन क्या कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहलाएगी? अब मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। अब मैं पाई बॉन्ड को चाहूं तो यहां भी घुमा सकता हूं, पाई बॉन्ड को चाहूं तो यहां भी घुमा सकता हूं। मान लो मैंने पाई बॉन्ड को घुमा दिया इस तरफ, हाँ, तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया? इस कार्बन के ऊपर HX में एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है? तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? हेलोजन के ऊपर। हाइड्रोजन जाकर किससे जुड़ेगा? हेलोजन जाकर किससे जुड़ेगा? तो ये क्या बन गया आपके पास? CH3 CH2X, CH3 CH2X। और एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या? एक ही प्रोडक्ट बना, ये जाकर इसमें ऐड हो गया। अब ये भी इतना ही नहीं है, इसमें भी फिर आएगा। एल्किन कितने प्रकार की होती है साहब? तो एल्किन 2 प्रकार की होती है। एल्किन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की एल्किन होती है। पहली एल्किन है आपकी सिमेट्रिकल एल्किन। पहली कौन सी है? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो। जैसे कि ये एल्किन कौन सी है आपकी? सिमेट्रिकल। उसके अलावा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी कौन सी है? सिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन। तो उसमें आप HX को कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ो, कहीं भी हेलोजन जोड़ो, कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एल्कीन हमारे पास कौन सी होती है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरी कौन सी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अनइक्वल हो। जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अनइक्वल हो। अब अनइक्वल होगा तो क्या होगा? अगर कार्बन की संख्या अनइक्वल है तो क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेना। जैसे कि आपने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है। इसमें आपको कराना है HX का योग। किसका कराना है? HX का योग। तो अब आप इसमें आप मर्जी से इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ घुमा नहीं सकते हो, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फिर से सुनना ध्यान से, ये पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन को घुमाया इस तरफ। किस तरफ घुमाया? कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर, और इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2X, ये बना। अब दूसरी बार उल्टा कर दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन इस तरफ घुमा दिए, तो इस वाले कार्बन के ऊपर माइनस और इस वाले कार्बन के ऊपर, तो आपके पास क्या बना? CH3 CH CH3X। क्या दोनों उत्पाद सेम है? अलग अलग है ना? तो आप क्या करोगे? कौन सा सही मानोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक बना 1 डिग्री, एक बना 2 डिग्री। ना तो हम हमारी मर्जी से ऊपर वाला सही मानेंगे, ना हम हमारी मर्जी से नीचे वाला सही मानेंगे। इसके लिए एक नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MKR। क्या कहा जाता है? तो इन्होंने ये कहा था कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करानी हो, ध्यान से सुनना, क्या कहा था? जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करानी हो तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या कहा था? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच्ड टू that carbon of double bond which contains lesser number of hydrogen atoms। क्या कहा था? कि रिएजेंट का नेगेटिव भाग, तो रिएजेंट का नेगेटिव भाग कौन सा है? X-, ये उस कार्बन से जुड़ेगा
डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जिसके पास कम संख्या में हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास, तो डबल बॉन्ड का एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन, इसके पास, तो ये जाकर कहां जुड़ेगा, इससे, तो कौन सा सही, ये वाला। आया समझ में? तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम संख्या में हाइड्रोजन होंगे। पहली चीज तो। दूसरी बात सुनना, अब हम इसकी बात क्यों माने, मार्कोनिकॉफ ने तो सीधा रूल दे दिया, अब स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो स्टेटमेंट देने से पहले उसने मैकेनिज्म देखा, और उसने ये रूल इसलिए देखा ताकि बच्चों को बार बार मैकेनिज्म देखने की जरूरत ना पड़े। और मैकेनिज्म से भी पहले एक रिलेशन जो 11वीं और 12वीं में आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, वो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये हमेशा दिमाग में रखना, स्टेबिलिटी ऑफ ये दिमाग में रखना। किसी भी रिएक्शन की रेट, रिएक्शन कहां पर आसानी से होगी, तो जहां पर बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल हो। और हम यहां पर कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन के ऑर्डर पढ़े। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री। तो रिएक्शन में कौन सा कार्बोकेटायन एक्सेप्ट होगा, जो स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। उसके बाद आता है फ्री रेडिकल का ऑर्डर, उसके बाद किसका आता है, तो फ्री रेडिकल भी सबसे स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री, उसके बाद तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के ऑर्डर दोनों के क्या है, सेम। तो ये आपकी थी दूसरी रिएक्शन, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी, जिसमें सिंपली आपको जाकर ऐड कराना है। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में जब जाएंगे ना तब पॉइंट एक क्लियर होगा, डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी, फिर समझ में आ जाएगा। अगला है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कि सब एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपने नाम सुना होगा, एलिमिनेशन, नाम सुना है एलिमिनेशन, आपने रियलिटी शोज में देखा होगा कि आज एलिमिनेशन राउंड है। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है, आज कोई एलिमेंट कैंडिडेट बाहर होने तो क्या वो भैया होगी क्लास से तुम्हारे तीनों, फिर प्रस्थान कर सकते हैं। तो कहाँ थे अपन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन मतलब निकालना, यही होता है ना एलिमिनेशन। तो जब भी किसी सबस्ट्रेट में से कोई ग्रुप बाहर आ रहा होगा रिएक्शन के दौरान, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखना, आपने लिया अल्कोहल, क्या लिया, RCH2OH, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, किसके साथ कराई। अब इस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का काम फिक्स है, ये एक ही काम करता है, वाटर को निकालना। क्या काम करता है, रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, ये इसका काम है, किसका, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब यहां पर रिएजेंट तो आपके पास कुछ है नहीं, है क्या रिएजेंट, नहीं है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकालेगा, इसी में से निकालेगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल को मैं दिखाने के लिए क्या कर देता हूं, इस OH को यहां से हटाकर इस OH को लिख दिया यहां, और यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां लिख दिया। आया सुन में, अब दिख रहा है आपको वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला OH दोनों निकल जाएंगे बाहर। तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया, H2O। और इस रिएक्शन के दौरान H2O का एक्सक्रीशन हो रहा है, H2O बाहर आ रही है, H2O रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको एक और क्या नाम दिया जा सकता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या नाम दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और निकालने का काम कौन कर रहा है, H2SO4, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहां तक आया सभी को समझ में, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आगे बढ़े। ओके साहब, तो अगला देखिए, इसमें क्या हुआ,
H2O का क्या हुआ, एलिमिनेशन, H2 बाहर निकला, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना कहां से क्या निकालना है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो तो क्या कहलाता है। अगर आप अल्फा कार्बन से क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप बाहर निकालते हो तो हाइड्रोजन हमेशा कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से। हाइड्रोजन हमेशा कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से। और जब भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहलाएगा, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन, तो ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ H2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, सच अ प्रोसेस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। लेकिन इसमें भी फिर दिक्कत, इसमें फिर क्या दिक्कत, तो मान लो आपको कोई ऐसा दे दिया जाए CH3 CH CH2 CH3 OH और मैं यहां पर यूं कहूं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछ लिया। क्या पूछा, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन कौन बता सकता है, बताओ किस किस को पता है क्या बनेगा, कि ये सब पता लग जाएगा क्या बनेगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अभी मैंने जो बताया ना वैसी रिएक्शन है, अलग है क्या कि वही है, रिएक्शन तो वही है, तो फिर कहां दिक्कत है, नहीं कर सकते। H2 निकालना है और हाइड्रोजन कहां निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोजन कहां से निकालोगे, बीटा कार्बन से। तो कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, CH3 वाला, बस। तो ये तो गलत हो गया, इसीलिए ये एग्जांपल लिया है। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन तो क्या हो गया, तो ये हमारा, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन क्या कहलाता है, तो ये बीटा नहीं है क्या, ये तो कितने बीटा कार्बन है, 2। ये भी आपका है बीटा और ये भी है बीटा, दोनों बीटा कार्बन है। आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हो, आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हो। इस केस में अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकाल दो तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये बनेगा। और अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालते हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH ये बनेगा। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है, अलग अलग है, कैसे सेम है, दोनों प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है। तो हम हमारी मर्जी से प्रोडक्ट, तो हम किसको सही माने, इसको सही माने या इसको सही माने, तो बनेंगे दोनों, पर एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट और एक बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो फिर जैसे उसमें नहीं हुआ था दिक्कत, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था अपन ने कि 2 बन रहे थे तो हम किसको मानेंगे, तो उसके लिए रूल था मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर फिर से रूल लगेगा और उस रूल का नाम है सेटजेव्स रूल। कौन सा रूल है, सेटजेव रूल, जो हमें ये बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको तुम कर दो बॉक्स में बंद, और फिर देखो कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किसमें ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा वो आपकी मेजर एल्कीन होगी। तो देखो इसको बॉक्स में पैक करने के बाद कितने सब्स्टिट्यूएंट बचे, 2। एक ही सब्स्टिट्यूट है, एथिल है ना, तो एक ही है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2, एक इधर एक इधर, इसलिए हमारी नीचे वाली एल्कीन मेजर एल्कीन होगी। अगर ऐसे नहीं गिनने आए तो एक और तरीका है, इसको कर दो बॉक्स में बंद, फिर गिन लो अल्फा हाइड्रोजन। क्या गिन लो, तो ये आपका अल्फा कार्बन, बॉक्स से जो जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा हुए, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो आपकी मेजर एल्कीन। तो दोनों में से जिस भी तरीके से समझ में आए वो आपका कौन सा रूल है, सेटजेव रूल। कौन सा रूल है, सेटजेव रूल। अब ये बहुत सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा था कि अपन को इसको सिर्फ बेसिक देखना है, पर वो एक एक चीज पढ़ेंगे तो बार बार अंदर निकलता ही जाएगा। सेटजेव रूल तो साइंटिस्ट के नेम से ही है सारे रूल। मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ ने दिया था, सेटजेव रूल सेटजेव ने दिया था, सारे रूल साइंटिस्ट के नेम से दे रखे हैं, पर उन्होंने सीधे नहीं दिए। एक भी रूल डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं, मर्जी से लिख दिया। उन्होंने सबके मैकेनिज्म देखे और मैकेनिज्म में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा उस ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट में लिख दिया, ताकि आने वाले टाइम पर, अब जैसे कि आप ये रिएक्शन पढ़ रहे हो तो अगर आपको नहीं पता पड़ी
तो आपको फिर रिएक्शन देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। और मैकेनिज्म में क्या पता करोगे, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था स्टेटमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो वो तो आपको भी पता पड़ जाएगा। अगर आपको सेट रूल नहीं पता है तो मैकेनिज्म करो, ताकि मैकेनिज्म बच्चों को बार बार नहीं करना पड़े। आने वाले समय में जो भी ये रिएक्शन पड़ेगा उसको बार बार मैकेनिज्म नहीं करना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस मैकेनिज्म का जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक स्टेटमेंट में लिख दिया। तो कौन कौन से रूल पढ़ते हो आप ड्यूरिंग द रिएक्शंस? मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेट्जेव रूल, पॉपॉफ रूल, ऐसे कई सारे रूल्स आएंगे जो आगे आपको पढ़ने हैं। लेकिन अभी हम जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक बातें पढ़नी, ये सब आगे डिटेल्स में मिलेगा आपको। और आपको बताऊं मैं, ये जो 12th की केमिस्ट्री है ना, वो 11th के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ईजी, लेकिन वो तब ईजी लगेगी जब जो 11th के रिक्वायर्ड कंसेप्ट्स हैं, जो 11th की चीज़ें आपको चाहिए, वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 12th की केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। ईजी है एज कम्पेयर टू 11th के रेस्पेक्ट में 12th की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजी है, पर शर्त जो कुछ रिक्वायर्ड कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। आया समझ में? तो ये थर्ड रिएक्शन कौन सी थी आपकी? एलिमिनेशन। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सी? तो हमने बात करी थी क्रिकेट के ग्राउंड की। तो क्रिकेट के ग्राउंड में अगर बाहर से कोई खिलाड़ी आकर सब्स्टिट्यूट करता है तो कौन सी रिएक्शन? लेकिन मान लो मैं यहाँ फील्डिंग कर रहा हूँ, मुझे चोट वोट कुछ नहीं लगी, लेकिन मैंने 3 से 4 बार कैच ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो फिर कप्तान ने क्या किया, यहाँ पर बार बार गेंद आ रही थी, मुझे यहाँ से हटाकर ग्राउंड में किसी दूसरी जगह भेज दिया, और वहाँ जो प्लेयर था उसको मेरी जगह भेज दिया। तो क्या बाहर से कोई ग्रुप आया? क्या नहीं। क्या हुआ, जो ऑन फील्ड प्लेयर्स हैं उन्हीं में क्या कर दिया गया, बदलाव। उसको हम क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर याद आ रहा हो तो पहली रिएक्शन ही हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। किस में पढ़ी थी? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। किस में पढ़ी थी? किसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी? अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट के साथ, जिसमें हमारे पास बना था अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट। और इसमें आपके पास रीअरेंजमेंट क्या हुआ था? 2 नाइट्रोजन, तो पहले तो C डबल बॉन्ड O, फिर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया यूरिया। क्या आपने दूसरा रिएजेंट लिया, इसमें कोई रिएक्शन कराई क्या? खाली उन मोलिक्यूल्स का ही आपस में क्या कर दिया? रीअरेंजमेंट। तो ये आपके पास यूरिया। सच रिएक्शन इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक में आपको कितने प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है? 4। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, यस, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर आपका होता है GOC1 का खात्मा। ठीक, जो आज के लेक्चर को काउंट करके कितने लेक्चर हो गए? 27 दिन से जो GOC चल रही थी वो आज होगी समाप्त। और ये तो थी सिर्फ GOC पार्ट 1। अब GOC पार्ट 2, लेकिन वो अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि इतना ही पता होगा तो भी 12th में हमारा काम हो जाएगा। अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले वो करेंगे, फिर से अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम GOC2 स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, या जिसको हम कहें केमिस्ट्री का पिलर। 2 चैप्टर्स हैं, 2nd चैप्टर और 4th चैप्टर। क्योंकि जैसे आपके बार बार यहाँ आ रहा था, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होंगे वो होंगे चैप्टर 2nd। चैप्टर 2nd का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, फिर पढ़ते पढ़ते सो गए तो कुछ भी समझ में आना नहीं है। तो एक बार घर पे सब ये चैप्टर आज जाके रीड करेंगे। कल अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2nd, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। धन्यवाद।